अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवैस तौहीद और रिजवान रौनक ट्रांसमिशन के इस चंक में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नहायत अफसोसनाक सानहा हुआ आज आपके इल्म में है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ जो है वो कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से चंद लम्हे कबल जो है वो तबाह हुई। उस सिलसिले में तमाम की तमाम अब रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जो हैं वो अपने उरूज पर हैं, इंतज़ामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से जो है बाकायदा ताज़ियत भी की गई है उन ख़ानदानों के साथ जो लोग जाँ बहक हुए हैं, जो मुसाफिर जाँ बहक हुए हैं, और उसके साथ साथ कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द रेस्क्यू कार्रवाइयाँ भी जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ली जाएँ। जी देखिए, जी, ज़ाहिर बात है कि बदकिस्मत तैयारा जिसकी मंजिल ऐसा ही। कराची थी, लाहौर से रवाना हुआ था सपहर और 2:37 के लगभग ये जब लैंड करने वाला था, कुछ ही लम्हात पहले कराची एयरपोर्ट से पहले इस को हादसा पेश आया और मॉडल कॉलोनी जो इलाका कहलाया जाता है, डेंसली पॉपुलेटेड है, गुंजान आबाद इलाका है, तंग गलियाँ हैं, वहाँ पर ये इमारत से टकरा कर जो है इसका हादसा हुआ। और अब तक जो हमें तस्दीक है 2 लोगों के सर्वाइव करने की, मिरेकलसली जिन्होंने सर्वाइव किया है, ज़फ़र मसूद साहब जो सरबराह हैं पंजाब बैंक बैंक के, ऑफ पंजाब। और एक जो वज़ीर इत्तलात सिंध हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने तस्दीक की। ज़ुबैर जो एक पैसेंजर है उनका बताया। इस वक्त जो रेस्क्यू जो काम की आप बात कर रहे थे, फैसल ईदी साहब मारूफ सोशल वर्कर हैं और वो हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। फैसल ईदी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त कार्रवाइयाँ जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो किस स्टेज पर हैं और कितनी बॉडीज़ अब तक रिकवर हो सकी हैं? अभी तक जो है वो 40 से जायद बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं और कुछ जख्मी थे, लेकिन 2 जो कि आपने बताए वो जहाज के थे और बाकी कुछ जख्मी मैंने शिफ्ट किए थे, हमारे वर्कर्स ने भी शिफ्ट किए थे। वो मोहल्ले वाले थे, इलाके वाले, जो जल गए थे पेट्रोल की वजह से और आग की वजह से। और अभी जो है वो काम चल रहा है, मशीनें जो है वो मलबा हटा रही हैं। उम्मीद है कि 4-5 घंटों के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक मलबा जो है वो हट जाएगा और काम सुबह तक उम्मीद है जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा फैसल ईदी साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि ज़ाहिर बात है कि एक काफ़ी तकलीफ दह मरहला भी होता है इस तरह के हादसे में, तो ये जो 4-6 घर जो हैं वही इससे मुतासिर हुए हैं या काफ़ी ज़्यादा घर जो हैं मुतासिर हुए हैं? और मेरे इस मेरे जी हिसाब से 10-15 के करीब घर जो है वो टूटे हैं। हाँ, पूरे नहीं टूटे, अल्लाह ने इनकी हिफाजत की। जो घर में रहने वाले थे, जो भी जख्मी हुए हैं, शायद मोहल्ले वाले एक दो हलाकत भी हुई है उनकी, और बाकी अब मलबा हटेगा तो सारी सूरत हाल है। अब शनाख्त के काबिल तो कोई भी नहीं रहा है इसमें। कुछ ही लोग जो बचे थे जिनको शुरू में मैंने शिफ्ट किया, वो कुछ खवातीन थी 2-3, वो शनाख्त के काबिल थी, और 1-2 बंदे थे। 41 साल का था मेरी उम्र जितना, वो एक शनाख्त के काबिल था, बाकी शनाख्त के काबिल नहीं थे। ज़ाहिर बात है कि एक बड़ा इस तरह के सानहा जब होता है तो ये तकलीफ दह जो लम्हात हैं वो आपको देखने पड़ते हैं। ये फैसल ईदी साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसके अंदर क्रेन्स हैं, फायर फाइटर्स हैं या फायर इंजन्स हैं, और क्या क्या उसमें इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कुछ ज़रा तफसील बताएंगे आप? आग तो अब तकरीबन बुझ चुकी है और क्रेन एक काम कर रही है और एक एक्सकेवेटर काम कर रहा है। तो जैसे जैसे मलबा हटा रहे हैं उसमें से फिर अब आग का तो काम तकरीबन हो गया, लेकिन फायर ब्रिगेड, कभी कभी आग अगर भड़क उठती है ना तो फिर फायर ब्रिगेड वाले जो है वो उसको ठंडा कर देते हैं। सही। अच्छा फैसल ईदी साहब, ये ज़रा फरमाइएगा, चूँकि आबादी के ऊपर गिरा है वहाँ पर, जैसे आपने कहा कि 10 से 15 घर जो है वो पार्शली मुतासिर भी हुए हैं। आबादी जहाँ पर हो वहाँ पर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ डेफिनेटली मुश्किल होती हैं, जैसे अभी अवैस तौहीद साहब ने भी कहा। ज़रा शेयर कीजिएगा कि किस हद तक इमदादी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, कहाँ तक आप तक इतलात हैं, और कितनी जो हैं, कब तक 4-5 घंटे जो आप कह रहे हैं, कितना भी काम रहता है? 4-5 घंटे तक मुझे उम्मीद है, या सुबह तक जो ना रोशनी तक उम्मीद है कि ये जो ना काफी हद तक मशीनें क्लियर कर देंगी। और गली 20 फुट की गली है, गालिबन 20-22 फुट की होगी, इससे ज्यादा। उसी में ज्यादातर मलबा जहाज पूरा इसी में गिरा है और जख्मी वगैरह हलाकत वगैरह भी। अच्छा, जो जख्मी हमने निकाले शुरू में, वो हमने यहीं से निकाले, वो बहुत मुश्किल से निकाले हैं क्योंकि पूरा मलबा था, आग थी, सही। और उसमें से हमने इनको निकाला है। जो शुरू के जो हमें काबिल शनाख्त बॉडीज थी, उनको भी हमने इसी, जब वो आग इतनी ज्यादा फैली नहीं थी
और निकालते गए। ठीक है, वो आगे आग थी और फैसलिटी साहब ज़रा आप हमारे साथ ही लाइन पे रहिएगा। सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी जो कराची में इस वक्त मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब कई इदारों की सरबराही कर चुके हैं, हम टीवी पर अपना प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आमिर, ज़ाहिर बात है कि हमने और आपने अपने करियर में इस तरह के कुछ वाक़यात एक साथ कवर किए हैं, इस तरह के सानेहात, लेकिन 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 ये ज़रा फरमाइएगा कि इस वक्त इस हादसे को कराची में आप मौजूद हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई उसकी बात दो राय नहीं, जितना कि आपने फरमाया अपने तय में भी कि बड़ी गुंजान आबाद जो है वहाँ पे गलियाँ हैं, और ये मेरे ख्याल में कम से कम मेरी यादाश्त में पाकिस्तान में पहली मतलब ऐसा हुआ कि आबादी के ऊपर जो है तैयारे इस तरह से गिरा है। वरना अमूमन ये होता है कि आबादी से हटकर तैयारे गिरा करते हैं, ये तैयारा आबादी पे गिरा, पहली बार ऐसा हमने देखा है कम से कम यहाँ पर। और एक कुछ बरस पहले एक कार्गो प्लेन था, वो शायद डालमिया के जो है ना, आपको देखा होगा आपने, कारसाज, और उसमें तैयारा था वो, उसके अंदर जी 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 वो छोटा तैयारा था वो जो उसमें गिरा था। लेकिन इतना बड़ा मैं कहूँगा कि पैसेंजर प्लेन जो है एयरबस, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो वो बहुत ज्यादा है। और मुझे आज की हम में काम करते थे तो इस तरह की हमने एक एक्सरसाइज की थी कि अगर इस तरह का वाक़या हो जाए उसकी कवरेज कैसे होती है, उसमें यही था कमोबेश की जी आबादी पे गिरता है तैयारा, तो आबादी पे गिरा है। दो एक तो जाहिर है कि वो लोग और जो अमला था उनका, और फिर जो नीचे जमीन पे लोग थे उसकी वजह से हालात बहुत पेचीदा हो गए। और मेरे ख्याल में जो उसमें दो बातें मैंने नोट की, इस्तेमाली सरगर्मियों को जारी रखना वहाँ पर, तो उन पत्ती गलियों में गाड़ियों का पहुंचना, फायर ब्रिगेड का पहुंचना। फिर दूसरा ये जो कि हमारे यहाँ एक आदत है लोगों की, तमाशबीन कौम है, तो बहुत सारे लोग जो है आउट ऑफ कंसर्न या सिर्फ देखने के लिए भी जमा हो जाते हैं, जिससे इमदादी कार्रवाइयाँ और ज्यादा मुश्किल साबित होती हैं। ये जो मुझे इतलात मिली, हमें रिपोर्टर्स ने बताया कि वहाँ पर सेल्फी भी ले रहे हैं, फुटेज भी बना रहे हैं, और उसकी वजह से आप देखें एक तो ये लोगों को इमदाद करना मुश्किल हो जाता है, उससे फिर एक और बड़ा मसला होता है कि शवाहिद जो है वो जाया हो जाते हैं। दो नुकात हैं, दो नुकात हैं जिन पे आपसे बात करना चाहते हैं आमिर। एक तो ये कि सोशल मीडिया पे और कुछ और सेक्शन ऑफ मीडिया पे दानिस्ता तौर पे या नादानिस्ता तौर पे एक पैसेंजर्स की लिस्ट जो है वो गर्दिश में आई, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इनसेंसिटिव थिंग टू डू, स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया में। तो एक पूरी एक SOP होती है, एक प्रोटोकॉल होता है कि आप जब तक फैमिलीज़ के साथ आप इदारे का रब्ता ना हो, हुकूमत का, सरकार का रब्ता ना हो, आप इज्तनाब करें। तो ज़ाहिर बात है कि अब वो एक तकलीफ दे मरहला था, एक तो ये। और दूसरा जो बात करनी थी, हमारे और आपके पुराने साथी जिन्होंने हमने एक साथ ही प्रोफेशन शुरू किया था द न्यूज़ का लॉन्च में, अंसार नकवी साहब जो 24 न्यूज़ के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग, उससे पहले जियो चैनल में, उससे पहले द न्यूज़, बहुत सारे इदारों के साथ मुंसलिक रहे हैं, वो भी इस तैयारे में सफ़र कर रहे थे। तो एक काफ़ी तकलीफ़ दे इस वक्त सारे जर्नलिस्टों के लिए भी ये है, अपार्ट फ्राम इटसेल्फ बीइंग अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। आमिर, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इंसान नकवी साहब हम सबके दोस्त हैं, हमारे बच्चे हम असर हैं। और याद है हमें के साथ में जो हाई जैकिंग हुई थी हैदराबाद में, जहाँ बुलाया गया था, उस वक्त से उससे पहले से हमारे कई इदारों में काम किया। लेकिन अभी जो मैं चीजें पढ़ रहा हूँ मीडिया पे, वैसे सॉरी साहब, बात जो खातम बहन भी कह रहे हैं कि जी वो हो गया है उनका, मतलब है घायल हो गई, अस्पताल हो गया। 5 लोग भी कह रहे हैं कि जिंदा है, तबीयत मतलब नहीं इस तरह के, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे इस तरह, वो मैं उस बारे आई नो इट्स अ वेरी, मुझे पता ही नहीं कि उसका असल हकीकत है क्या। नहीं और उसमें बड़े बड़े हमारे मारूफ अच्छे साथ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इमरान बात कर रहे हैं, आमिर, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, आप जिस तरह बात कर रहे हैं, इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बानी अरकान में से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इमरान इस्माइल साहब, ये सानेहा काफ़ी तकलीफ दह है और इट इटसेल्फ सो ट्रेजिक कि जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आप वहाँ पे कराची में मौजूद हैं और इस साने में जो भी मदद हो सक रही है मिलिट्री की, पैरामिलिट्री ट्रूप्स की, जो इदारों की, जो इंतज़ामिया की, वो हो रही है। ज़रा इसके बारे में तफसील बताइएगा।
जी बहुत शुक्रिया। एक तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और जब भी इस तरह की चीज़ होती है मुझे जाहिर है कि जैसे पहले जुनैद जमशेद का और दूसरे दोस्तों का इंतकाल हुआ, इसी तरह जहाज़ के हादसे में PIA का था वो भी, उससे पहले एयर ब्लू का एक जहाज़ मारगला हिल्स में टकराया था जिसकी यादगार वहाँ बनी हुई है, उसमें भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। तो जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है, एयर क्रैश होता है ख़ास तौर से, तो उसका बड़ा एक रंज गम होता है। लेकिन ये जो एयर क्रैश हुआ है ये डबल इम्पैक्ट का एयर क्रैश है। एक तो एक जहाज गिरा है, दूसरा ये कि वो गुंजान आबादी के ऊपर गिरा है, और लोगों जो अपने घर में बैठे हुए थे उनके ऊपर नागहानी एक आफत टूट पड़ी है। तो उसके लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम जानी नुकसान हो, और माली तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जानी नुकसान कम से कम हो। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने हिदायत की कि जो ज़ख्मी हैं उन्हें फौरी तौर से तिब्बी इमदाद के लिए एक्शन लिया जाए, और जो घरों का नुकसान हुआ है वहाँ पे एक मुसीबत उनके ऊपर सर पे ये टूट पड़ी है कि एक तो उनके घर टूट गए हैं, दूसरे उनके घर में बैठे बैठे लोग कुछ जख्मी हुए हैं, कुछ मौत हो गई हैं, और अब उनके पास रहने के लिए, रात गुजारने के लिए जगह भी नहीं है। तो वज़ीर आज़म ने फौरी हिदायत की है कि PIA के थ्रू इन लोगों को जो बेघर हुए हैं, जिनके घर टूटे हैं, उन्हें फौरी तौर से होटल मुंतकिल किया जाए और उनके तमाम अखराजात PIA को उठाने के लिए कहा है। इस ज़िम्मे में मेरी PIA चेयरमैन से भी बात हुई और वो भी पूरे तैयार हैं इस मामले के लिए। लिस्टें इस वक्त बना रहे हैं, जैसे उनके पास लिस्टें कंप्लीट हो जाती हैं तो इन लोगों को आज रात ही इंशाल्लाह होटल में शिफ्ट कर देंगे। PIA के चेयरमैन इस ज़िम्मे में एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और वो तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, ज़ाहिर बात है कि ये तो सानहा से ज़ाहिर बात है हम सब गुजर रहे हैं, और जो जिन पे बीती है उनकी तकलीफ़ का तो अंदाज़ा बयान ही नहीं किया जा सकता अल्फाज में ये। लेकिन एक आगे के लिए सोचने वाली बात है कि गुंजान आबादी वाले इलाके एयरपोर्ट के गिरदोनवा में हों और तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हों, तो इसका भी मेरे ख्याल में सदेबाब फ्यूचर के अंदर होना चाहिए। जी, एक तो मैं समझता हूँ कि अब इतना शहर कराची फैल गया है कि शायद एयरपोर्ट को भी यहाँ से शिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एयरपोर्ट अब हकीकतन जैसा आपने फरमाया ये बिल्कुल आबादी के दरमियान आ चुका है, विच इज़ नॉट राइट थिंग टू डू एनी वेज, क्योंकि सिर्फ हादसे की वजह से नहीं, लेकिन जो एयर नॉइस पोल्यूशन है उसकी भी, और सारी दुनिया में बड़े शहरों में एयरपोर्ट शहर से बाहर चले गए हैं, तो इसको भी हमें कंसिडर करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा जो आबादी एयरपोर्ट के इर्द गिर्द तेजी से फैल रही है उसे भी अब रोका नहीं जा सक रहा। स्काई राइज को तो रोक देंगे, लेकिन जो आबादी है वो अपनी जगह वहाँ पर मौजूद है एयरपोर्ट के आसपास बहुत ज़्यादा। तो इसको हमें रिकंसिडर करना पड़ेगा कि हमें क्या आया कि एयरपोर्ट यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा या उस आबादी को फैलने के रोकने से कोई हम मामला कर सकें। लेकिन आपने देखा होगा एयरपोर्ट के पीछे अगर आप जाएं घूमकर, जो जिना एवेन्यू जो बनी है जी, वहां पर आपको नजर आएगा कि बिल्कुल रनवे आपके लेफ्ट पे आपको साफ नजर आ रहा होता है और राइट पे आपको बिल्कुल एक गुंजान आबादी 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग नजर आ रही होती है, जिसमें रेस्टोरेंट्स और मॉल्स हैं और लोग वहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए शाम को चक्कर लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हमें इसको सोचना पड़ेगा कि हम क्या इसमें करना चाहिए। ये आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया, अच्छा मुनक़ता हो गया उनसे रब्ता। इमरान इस्माइल साहब, ये ज़रा फरमाएगा कि ज़ाहिर बात है कि सिंध हुकूमत अपने तौर पे ये कर रही है इंतज़ामात वगैरह भी, तो आपका उनके साथ भी रब्ता है वज़ीर आला और दूसरे जो वज़रा हैं काबीना के, ताकि एक सेटिस्फैक्ट्री सारा काम हो? नहीं, मेरा वज़ीर आला से इस ज़िम्मे में कोई रब्ता नहीं हुआ, लेकिन मेरी मुसलसल कोऑर्डिनेशन PIA के चेयरमैन के साथ, सिविल एविएशन के साथ और जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है। इवन NDMA भी मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में है, और जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर भी इंतहा लोग मौजूद थे इफ्तार के वक्त, जो अपने प्यारों के लिए वहाँ पर खड़े थे, जो घर वाले थे जो बाहर निकल आए हैं घरों से, वो लोग वहाँ खड़े थे, उनके उनके इफ्तार का बंदोबस्त वहाँ पे फौरी तौर से जो मुमकिन हो सका वो हमने किया है। हमारे MNA MPA इस वक्त जायबखुआ पे मौजूद हैं, जो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वहाँ से हटाएं ताकि जो रेस्क्यू का अमला है उसे काम करने की जगह ज़्यादा मिले, क्योंकि तंग गलियाँ हैं और ये जहाज़ ऐसी जगह पे गिरा है जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं। तो फिजिकल वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा तादाद में अंदर जाना चाहते हैं और काम करेंगे।
लेकिन उसके लिए हमें वहाँ से लोगों का हटाना इंतहाई जरूरी है। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, अभी फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद थे तो ये बता रहे थे कि कोई शहर के वक्त तक ये काम शायद इमदादी काम जो है वो मुकम्मल हो सके। आपको इस बारे में कोई इत्तला है कि कितना इसमें टाइम लग सकता है इमदादी कार्रवाइयों की कंप्लीट करने में? जी नहीं, अभी तो कूलिंग प्रोसेस चल रहा है। जो आग लगी है, क्योंकि ये जो तैयारे का ईंधन होता है ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है और इसके अंदर जो आग लगती है वो अपनी लपेट में कई आसपास की चीज़ों को ले लेती है। इस वक्त तो कूलिंग प्रोसेस चल रहा है। जब कूलिंग प्रोसेस खत्म होगा तो एक्चुअली तखमीना लगाया जा सकेगा कि काम कब तक खत्म होगा। मैं जयवकुआ पे गया नहीं हूँ, हो सकता है फैसल ईदी साहब वहाँ गए हो और उन्होंने जाके देखा हो, कुछ उन्हें इतला ज्यादा हो। मेरे पास जो इतला है वो कहते हैं कि जी जब कूलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो कोई चीज़ बता सकें। अच्छा, आप अपना ख्याल भी रखिएगा, क्योंकि जाहिर बात है कि आप भी एक ट्रायल से गुजरे हैं। कोविड-19 पॉजिटिव हुए और उसके बाद फिर क्वारंटीन के बाद आप रिकवरी आपकी हो गई। तो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। जी तो बिल्कुल अवैध साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि मतलब ये केयर करने की नाज़िन इस तरह से, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा इस वहाँ पर आबादी है, गुंजान आबाद इलाका है, वहाँ पर उसका गिरना तैयारे का वो और ज़्यादा मसाइल को जन्म दे रहा है। और इसकी वजह यही, जैसे हम फैसल ईदी साहब से भी बात कर रहे थे, गवर्नर से इमरान इस्माइल से भी बात हुई, तो उनका भी यही कहना था कि चूँकि डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है उस जगह पर इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो मुश्किल में हैं। इस वक्त आमिर ज़िया साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। ये होता है कि एक सानिया जब होता है तो फिर तो जाहिर बात है कि उसके पेचीदा जो एंगल्स हैं, जाविये हैं, वो भी निकल कर आते हैं और मुस्तकबिल में क्या हिकमत अमली हो सकती है। आमिर, ये जो जाहिर बात है कि ब्लैक बॉक्स आएगा और जो इनिशियल जो हमें इत्तला मिली है कि वो इंजन जो है वो उसका फेलियर था और एक बातचीत हुई है, बहुत ही एक्सपर्ट पायलट जो पाल्पा के जो लोग हैं, जो उनके साथी हैं, वो बताते हैं कि बहुत ही पायलट जो है बहुत ही माहिर थे और उन्होंने बड़े कंपोज अंदाज में जो है वो टावर से गुफ्तगू भी की बिल्कुल आखिरी लम्हात में, जब ये क्रैश से पहले। तो अब जब ब्लैक बॉक्स आएगा तो मेरे ख्याल में और फिर खुलेंगी बातें कि किस तरीके से क्या फॉल्ट था। टेक्निकल फॉल्ट तो जाहिर बात है कि बड़ा ऑब्वियस है। जी आमिर आवाज आ रही है आपको? जी 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 वैसा ही साहब, अब मुझे आवाज आ रही है। मैंने कहा कि जाहिर बात है कि एक अभी तो इनिशियल जो बातें सामने आई हैं कि एक टेक्निकल फेलियर नज़र आ रहा है, पायलट का बड़ी जो टावर से बातचीत है वो भी सामने आई है मुख्तसरन। अब ब्लैक बॉक्स आएगा, मज़ीद तफ्तीश होगी, तो जाहिर बात है जिस तरह ये सानहे के हम तकरीर दे लम्हात को बीतेंगे तो फिर इन्वेस्टिगेशन भी अनफोल्ड होगी ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हुआ है सोही साहब, क्योंकि हमारे यहाँ देखा है कि अभी तक मीडिया पे अभी से साराइयों का हो गया और वो ब्लेम गेम जो होता है अभी बहुत कबल वक्त है। अभी तो सारी तवज्जो लोगों की मरकूज और इंसानिया की वो लोगों की मदद के लिए, वहाँ पे लोगों को निकालने के लिए रैकेट से जो लोग हलाक हो गए, जो लोग जख्मी हो गए, इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अभी तो वो कहते हैं ना कि उस तैयारी की तपिश भी जो है जो ठंडी नहीं हुई होगी पूरी तरह से, तो अभी कह देना कि जी ये हादसा किस तरह से हुआ, इसका इसमें कसूरवार है, तो मेरे ख्याल में बहुत कबल वक्त है। आपने दुरुस्त माया कि ब्लैक बॉक्स मिलेगा, फिर जाहिर है कि एयरबस तैयारा है तो वहाँ उनकी भी टीम आती है हमेशा, जो तैयारा साज कंपनी है। तो एक तवील अमल होता है, इसका एकदम फैसला नहीं होता है कि किस पुर्जे में क्या खराबी, लापरवाही कौन सा था या कोई मैकेनिकल फॉल्ट, जहाज है कि पुर्जे तक पहुंच गया और आखिरी लम्हात में कोई इंजन फेल हुआ। देखिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ इसके दो तीन बड़े असरात पड़ेंगे। एक तो कि पीआईए की जो कोशिशें उसमें आप अपनी एया करने की अपना, और आपने देखा होगा जब से इंसानियत में तब्दीली आई थी तो उन्होंने अपने नुकसानात का बड़े कमी की थी और जो उनके लॉस थे उसको कम किया था। तो वो एक मेरे ख्याल में पीआईए की इंसानियत के लिए बहुत बड़ा हिस्सा है उन कोशिशों के लिए पीआईए को रिवाइव करने के लिए। फिर आप देखें कि कोरोना वायरस के बाद इस वक्त पूरा तनाजुर देखें कि एविएशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त घुटनों पर आ गई है। दुनिया भर में जो है सफर बिल्कुल रुक गए हैं। उसकी अब उस पर ये हादसा भी हो जाते हैं। एयरबस कोई छोटी कंपनी नहीं है, उसका मतलब है कितने ममालिक में जो है तरीन तैयारी होता है। आपके बहुत
आने का था। तो आप उसमें देखिए कि उस एविएशन इंडस्ट्री को भी सब एक और झटका पहुंचा है। ये सिर्फ कहिए का नहीं, मतलब तो एविएशन इंडस्ट्री के लिए नुकसान का सबब बना है। और जो हमारी कोशिशें थी कि किसी तरह से हो जाए और लोग राब्ता होने लगे, तो ये मतलब उसके कई पहलू हैं। एक इसके इंसानी अलमियत का पहलू है, एक इसका कंपनी के ऊपर जो असर पड़ा है TIA पर वो, और एक एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर। बिल्कुल सही है। मैं जाहिर बात है कि अब हमने देखा कि वो खटमंडू के अंदर 93 के अंदर हुआ था, उसके बाद फिर 4-5 जो हम सानियात इस तरह के एयर क्रैश के जो इंसिडेंट्स हैं वो हमने पाकिस्तान में देखे हैं। जो अभी भोजा एयरलाइंस का था, फिर एयर ब्लू का सानिया था। लेकिन ये बताइएगा कि ज़ाहिर बात है कि एयर क्रैश जो है उसके टेक्निकल रीजंस, ह्यूमन जो एरर है उसको ज़ाहिर बात है रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें लग रहा है कि ऑब्वियसली टेक्निकल कोई एरर हुई है वाकई जब लैंडिंग से पहले। तो ये मुझे ज़रा आप अपने तजर्बे की रोशनी में बताइएगा कि एक तो इसका टेक्निकल आस्पेक्ट हो गया, दूसरा जो इब्तदाई इत्तलात आ रही हैं, जो आई विटनेस अकाउंट्स आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि स्केची हैं कि जो 3-4 मंजिला इमारत थी, टेल जहाज़ की उससे टकराई है, उसके बाद ये वाक़या पेश आया है। तो ये भी एक देखने वाली बात है। भी इमरान इस्माइल साहब से भी यही बात हो रही थी कि गुंजान आबादी वाले इलाके एयरपोर्ट के साथ घेरे में, तो ये बहुत ही मेरे ख्याल में इसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है, बल्कि इस पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है कि किस तरीके से एयरपोर्ट को शिफ्ट किया जाए या इन डेंसली पॉपुलेटेड नेबरहुड्स का कोई सदेबाब किया जाए। बिल्कुल ये सवाली निशान है, लेकिन आप देखिए कराची तेजी से फैला है और कराची में जिस तरह से तजावुजात कायम की गई हैं, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, चाहे एयरपोर्ट के आसपास का इलाका, तो वो तो उसको जमीन को माले मुक्त समझकर जो है एनक्रोचमेंट हुई है वहाँ पर। और बिल्कुल सही बात है कि कम से कम जो लैंडिंग से कई तरह से खतरा होता है। एक तो तैयारे से आबादी को, फिर आबादी से तैयारे को भी खतरा होता है। कूड़ा करकट आप फेंकते हैं, परिंदे जमा होते हैं, परिंदे जाके वो इंजन से टकरा जाते हैं। कि हर बार आप देखें पकड़ की मुहिम चलाई जाती है के लिए जो आलाइशें आप ना करें, परिंदे उस जाहिर बात है कि उस पे आते हैं। और फिर एक और होता है कि दहशतगर्दी का खतरा होता है कि जब लो फ्लाई करके अगर वो गुजर रहा होता है ऊपर से आबादी के इलाकों से, तो इस तरह भी हमारे यहाँ इस्तेमाल है। तो यकीनन ये चीज रिव्यू करने की, लेकिन आप देखें बहुत सारे ममालिक हैं, बड़े शहर। अच्छा आमिर, अगर आप हमारे साथ ही रहे, जो हमारे आपके साथी रिफत सईद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत ही जाना माना नाम है, कराची में मौजूद हैं और इस हादसे के बाद इस इलाके में गए और एक सहाफ़ी के तौर पे तफ्तीश की, आई विटनेसेस से भी मुलाकात की। रिफत सईद साहब, जो बात हो रही है ये मॉडल कॉलोनी, ज़ाहिर बात है दहाइयों पुरानी ये एक नेबरहुड है जो एयरपोर्ट के साथ ही मुल्क है। तो आप क्या देखते हैं कि ये इस तरह की गुंजान जो आबादियाँ हैं वो भी मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हैज़र्ड क्रिएट करती हैं इन फ्लाइट्स के लिए, जो बिल्कुल लो फ्लाइट करती हैं। अवैस, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। बात ये बार बार ये सामने आती है और इसमें यही बात एक सामने आई है कि बुलंद इमारतें एयरपोर्ट के अतराफ में नहीं होती। अमूमन एयरपोर्ट शहर से बाहर बनाए जाते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता होते होते कराची का ये जो एयरपोर्ट है वो आबादी के दरमियान में आ गया है। और जो ये आबादी बाहर जिसके ऊपर से जहाज गिरा है, ये आबादी जो है गैर कानूनी आबादी है। सिर्फ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उस इलाके में 3-3, 4-4 मंजिला जो बनी है, कभी भी अप्रोच वाले एरिया में जहाँ से जहाज की लैंडिंग होना हो वहां पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग नहीं होती हैं, खतरनाक हैं। बार बार कहा जाता रहा है, मुताबिक खतूत लिखे गए, जिस तरीके से परिंदों के हवाले से है कि बार बार ये कहा जाता है आलाइशें ना डाली जाए ताकि परिंदे ना जमाओ। बार बार ये इशू कराची एयरपोर्ट के हवाले से आता है, लेकिन खुशकिस्मती थी कि हादसा पहले नहीं हुआ, लेकिन इस मरतबा परिंदों का टकराना, मल्टीपल किस्म के प्रॉब्लम सामने आए जहाज को लैंडिंग के वक्त। और इससे सबसे बड़ा मसला है जिस इमारत, ऊंची इमारत से उसकी टेल टकराई थी, ये मसला यही है कि ऊंची इमारतें अगर ना होती तो मुमकिन है जहाज लैंडिंग उसकी एयरपोर्ट के रनवे पर जाकर होती, जो कि इमरजेंसी लैंडिंग होती है, उससे शायद उसमें इतनी हलाकतें ना होती, क्योंकि आबादी के लोग मरे, जो जिस घरों पर जहाज गिरा, इसके बाद जहाज की कंडीशन जिस तरह से हुई है ये हुई। तो बहरहाल इसमें जो इदारे हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदार है तो बहुत लोकल इशू,
लेकिन ये रिलेटेड है तमाम चीजों से। अगर ये मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग ना बनने दी जाती तो ये हादसा इस तरह के ना हो। एयरपोर्ट के बिल्कुल, एयरपोर्ट अब शहरी आबादी के दरमियान में आ गया है, कहीं से भी अप्रोच हो, मलिर की जानिब से अप्रोच होती है अमूमन लैंडिंग की जो होती है, तो वो आबादी है बिल्कुल, और आबादी की वजह से आज ये सानिया रोनुमा हुआ है। अच्छा आमिर, ये जो अभी रिफत बात कर रहे थे, जाहिर बात इस पर हम और आप भी बात कर रहे थे, इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं फिर मैं दूसरे नुक्ते की तरफ जाता हूँ? जी सॉरी वैसे आपका वो आखिरी, मैंने कहा कि ये जो हाई राइज बिल्डिंग हैं एयरपोर्ट के अतराफ में, उस पर बात कर रहे थे, जो एक तरह से एक रीज़न भी बना इस जहाज़ के हादसे का, या ख़तरात लायक होते हैं इस तरह की गुंजान आबादियाँ एयरपोर्ट के साथ हों, और जिस बेहंगम तरीके से शहर कराची बढ़ रहा है, तो उसमें फिर प्लानिंग आगे पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या होनी चाहिए? सही है रिफत सईद साहब, ये फिर बताइए कि पॉलिसी मेकर्स फिर आगे किस तरीके से इसको आगे चलाएं? देखिए, मैं सिर्फ एक बात यही कहूंगा कि फिर यही होगा कि बातें होंगी, कमेटी बनेगी, लेकिन अमली इक़दाम नहीं होंगे। अमली इक़दाम की जरूरत है। हाई राइज बिल्डिंगें खत्म होनी चाहिए अगर एयरपोर्ट को इसी मुकाम पर रखना है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में खतरात साबित होंगे। अगर लैंडिंग अप्रोच पे भी जब बिल्डिंग है, और जब आप जाएं गुलिस्तान जौहर की तरफ जहां से जहाज टेक ऑफ करता है, वहां पे भी ऊंची बिल्डिंगें हैं, तो मेरे ख्याल में ये एयरपोर्ट अतराफ चारों तरफ से घिर गया है हाई राइज बिल्डिंगों में, और ये बनते वक्त इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए था। और इसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग भी जिम्मेदार हैं, उनको भी इस पर नजर रखनी चाहिए थी, जिन लोगों का ये काम है, लेकिन किसी नजर नहीं रखी। फिर खुतूत लिखे जाते हैं, और अगर खुतूत लिखने के अलावा अमली इक़दाम कर लिए जाते तो आज हम इस बहुत बड़े हादसे से बच सकते थे। मतलब ये कह सकते हैं कि लैंडिंग उसकी रनवे पर हो जाती है, हंगामी लैंडिंग जो है, वहां बिल्डिंगों से नहीं टकराता, और बिल्डिंगों से टकराने के बाद ही डिसबैलेंस हुआ है जहाज। सही। अच्छा रिफत सईद साहब, ये जरा फरमाइएगा कि जैसे आपने कहा कि आसपास सारी हाई राइज बिल्डिंग जो है वो बन गई हैं, एयरपोर्ट को शिफ्ट करना या हाई राइज बिल्डिंग को रोकना, बहरहाल वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस उसमें है ज़रूर, लेकिन फौरी तौर पे अब चूंकि ये एक हादसा ऐसा हुआ है कि आबादी के ऊपर गिरना जहाज का जाकर ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट बेशक, लेकिन अब किस तरह से फौरी तौर पे इन तमाम के तमाम मामलात को सिंध हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, एविएशन की अथॉरिटी है, टेकअप कर सकती है? देखिए, अब तो इस हादसे की जब रिपोर्ट आना बाकी है, इब्तिदाई रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें अभी तक जो चीजें सामने आ रही है इब्तिदाई तौर से, इसमें मल्टीपल किस्म के प्रॉब्लम सामने आए हैं। इंजन का फेल होना भी आया है, तैयारे के इंजन फेल हो गए थे, जिसके मैसेज जो उसका आया है, जब वो डिकोड होंगी सारी चीजें तहकीकात में सामने आएंगी तो और सामने आएगा। इसी दौरान परिंदा टकरा गया, जिसकी वजह से इंजन बंद हो गया। अभी तक जो इब्तिदाई तौर से यही रीजन बताए जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसकी क्या चीजें सामने आती हैं। बहरहाल ये एक अफसोसनाक हादसा है, और इसकी यही है कि इक़दाम किए जा सकते हैं, और वो इक़दाम यही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, क्योंकि एयरपोर्ट वाकई आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एयरपोर्ट को शिफ्ट करना आसान नहीं है, कि एक पूरा वहाँ जो आबादियाँ आबाद हो रही हैं उनको नहीं होने दिया जाता, तो मेरे ख्याल में महफूज बनाया जा सकता था। एयरपोर्ट खासा खतरे में, कराची एयरपोर्ट पर इनसे हर वक्त मंडलाते रहते हैं वहां पर, क्योंकि अच्छा लोग डालते हैं। रिफत अगर हम अब वापस अपना फोकस करना चाहें कि इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों पे, जिस तरह फैसल ईदी साहब बता रहे थे कि सहर के वक्त तक, सुबह फजर के वक्त तक जो है ये काम, इमदादी काम मुकम्मल हो जाएगा, और 40 के करीब डेड बॉडीज़ जो हैं वो अस्पतालों में शिफ्ट कर दी गई हैं। आपके पास इमदादी कार्रवाइयों के बारे में क्या इत्तलात हैं इस वक्त? अवैध साहब ठीक कह रहे हैं, तकरीबन 45 के करीब लाशें कराची के जो 2-3 अस्पताल हैं वहाँ मुंतकिल सिविल और जिना में लाई जा चुकी हैं, और यकीनन वहाँ बड़ी लाइटों का इंतजाम किया जा रहा है। फौज के दस्ते वहाँ मौजूद हैं, रेंजर्स मौजूद हैं। अभी कोर कमांडर कराची ने भी वहाँ का दौरा किया है, तो उसकी वजह से खासी सख्त कॉर्डन किया हुआ है, क्योंकि देखें लोगों की चीजें, सामान, कीमती अशिया, तो ये इस चीज को महफूज बनाने के लिए मीडिया को भी दूर रखा गया है। और मेरे ख्याल में हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए इस तरह से उस जगह अप्रोच करने की, तो जिसकी वजह से ये ऑपरेशन, यकीनन वो दुरुस्त कह रहे हैं कि शहरी तक ये मुकम्मल हो जाएगा, ये ऑपरेशन जारी रहेगा, रोका नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक आबाद इलाका है। लाइट का बंदोबस्त कर लिया गया है, बड़ी लाइटें यहाँ पहुंचा दी गई हैं, और वो इमदादी काम जारी है, लेकिन इसमें एहतियात को जरूर मलूज़ खातिर रखा जा रहा है।
जो लोग जख्मी थे वो तो यहाँ से ले जाए जा चुके हैं, लेकिन मलबे में तो जो सेंसिटिव मामला है एयरलाइन के हादसात में शवाहिद का इकट्ठा करना एक मसला होता है, जिसकी वजह से एविएशन के माहिरीन वही चीजें जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से मीडिया को भी दूर रखा गया है और जो गैर मुताल्लिका लोग हैं उन्हें भी करीब नहीं जाने। अच्छा, ये रिफत ये बताइएगा कि जाहिर बात है कि उसके कुछ घंटों बाद जाहिर बात है लिस्ट आवेज़ा होती है, लवाकिन जो है वो हॉस्पिटल्स में होते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, यहाँ पर क्या सिलसिला रखा है लवाकिन को? जाहिर बात है कि एक तसल्ली तशफ़ी का भी, और साथ में इस पूरे सानहे के बारे में उनके अजीज़ व अकारिब के जाबाक होने में के बताने में किस तरीके का इंतज़ाम किया गया है? देखिए, पीआईए ने एक रेस्क्यू एक हॉटलाइन मुकर्रर की है, जिसमें बताया भी जा रहा है, काउंटर भी कायम कर दिया गया है। पीआईए सिलसिले में मुत्तला कर रही है, आगाह कर रही है, और अब से थोड़ी देर बाद पीआईए के जो चेयरमैन है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यकीनन वो हादसे की वजूहात जो इब्तदाई तौर पर सामने आई हैं वो मीडिया से शेयर करेंगे और कुछ और मामला पर यकीन करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें और भी सामने आएंगी, क्योंकि उन्होंने वहाँ इस्लामाबाद से चलने से पहले भी एक अपना वीडियो मैसेज दे दिया था। यकीनन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। पीआईए के हुक्काम जो है मदद कर रहे हैं, गवर्नर सिंध जो है वो भी मुसलसल राब्ते में हैं, वजीर आला सिंध भी वहाँ गए हैं, तो लिहाजा हुकूमत, सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो या एविएशन हुक्काम हो, सभी लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जख्मी होने वालों की भी दिलजुई की जाए, जिनके लोग जहाँबाक हो चुके हैं उनसे भी हमदर्दी की जाए, प्रॉपर तरीके से मुत्तला किया जा रहा है। और अब बहुत सारे लोग आगाह हो चुके हैं, लेकिन एक होप होती है, एक उम्मीद होती है, बहुत सारे लोगों को जिनसे अभी लोग नहीं मिल पाए, एक उम्मीद होती है कि जब 2-3 सर्वाइवर हैं शायद उनका कोई करीबी अजीज भी सर्वाइवर ना हो। ये भी एक सोच होती है जिसको उसी तरीके से डील किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि जाहिर बात है कि कोरोना की वजह से एक प्रिकॉशंस भी हैं, लोग मास्क पहने हुए हैं, कुछ लोगों ने ग्लव्स पहने हुए हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर भी कर रहे हैं, जहाँ पे खिलाफ वर्जियाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग ही कर रहे हैं। तो ये जो इमदादी काम जो हो रहे थे, इसमें जो रेस्क्यू वर्कर्स थे जब वो इलाके में गए हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो रश है इस पूरे साने को लेके, तो उसमें कोई मजीद कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं कोरोना की वजह से? देखिए अवैस, अभी तो इस तरह की चीज सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात है, पाकिस्तानी कौम बड़ी जबरदस्त है। आप बताएं, जिस तरीके से शदीद गर्मी में रेस्क्यू वर्कर ने रोजे की हालत में लोगों को निकाला है, तपिश थी, आप जिस वक्त जहाज गिरा था वहां की कंडीशन देखते कि जब आप बताएं आग लगी हुई और तेल की आग, जहाज गिरा हुआ है, उसमें आप बताएं गर्मी हिद्दत में लोगों को निकाल कर लाना। फिर आपने देखा होगा रेंजर्स हुक्काम है, फौजी जवान है, बच्चों को गोद में लेकर किस तरीके से आ रहे थे, उसी आग के दरिया पार करके, उसी खौफनाक आग में से लोगों को रेस्क्यू करना। तो मैं एक बहुत अच्छा, मैं कहूंगा कि सबने अपनी अपनी जगह पर जो है बहुत अच्छा काम किया है। जितनी तारीफ की जाए कम है। रेस्क्यू वर्कर हो, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, या जो भी हमारे इदारे हैं, सब ने बहुत अच्छा दिया है रिस्पांस, और लोगों ने भी मदद की है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है कि हमारा एक मिजाज है, कौमी मिजाज है, कि हम जमा हो जाते हैं, इसमें तो लोगों से बार बार रिक्वेस्ट की गई कि वो हट जाएं उस जगह से, ताकि रेस्क्यू वर्करों को आने जाने में दुश्वारी पेश ना आए। बहरहाल मजमूई तौर से सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा काम किया है। रेस्क्यू वर्कर और तमाम लोगों को निकालकर जिस खतरा से लाए हैं, ये भी एक बहुत शानदार काम। आप हमारे साथ ही रहिएगा। आमिर ज़िया भी हमारे साथ ही हैं, आ गए हैं लाइन पे, ज्वाइन कर ये लाइन पे आ गए हैं। आमिर, जाहिर बात है कि ये जो सपहर को ये वाक़या पेश आया कि 1:10 के करीब लाहौर से ये मुसाफिर तैयारा जो है वो 91 मुसाफिरों को, जिसमें 7 क्रू मेंबर्स थे, उनको लेके चला मंजिल कराची की। कराची एयरपोर्ट से कबल बस लैंडिंग जैसे ही किया जाता था उससे कबल एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये सानहा पेश आया। ज़ाहिर बात है कि इस पर इन्वेस्टिगेशंस सामने आएंगी, ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा। इस वक्त इमदादी कार्रवाई जारी हैं। ये जो इस तरह के सानहा होता है, हमने देखा कि चित्राल के अंदर भी एक PI के फोकर तैयारे को हुआ, जिसमें जुनैद जमशेद समेत कई अफराद जो है उसमें जहाँ बाक हुए थे। तो आप ये बताइएगा कि इस तैयारे के, मुसाफिर तैयारे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक उसका प्रोसेस आपकी नज़र में किस तरह होना चाहिए? हमने माजी में देखा है कि कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ना लवाकिन को ना मीडिया को। आपकी नज़र में इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह होनी चाहिए?
उसमें एक तो खुद जो है इस तरह की तहकीकात जो होती है पेचीदा अमल होता है और उसमें कोई एक जो है इदारा जिम्मेदार नहीं होता, उसमें यकीनन मुकामी एयरलाइन एविएशन के लोग तो होंगे ही होंगे उसमें, उसके अलावा जो कंपनी है, तैयारा साज कंपनी है, उसके माहिरीन भी होते हैं और वो जो बैरून मुल्क से आते हैं और वो चीज़ों को बड़ा मतलब है, वो एक दो दिन का खेल नहीं होता, वो देखना होता है कि कौन सा पुर्जा फेल हुआ, क्यों हुआ, अगर उसकी मतलब है कोई लापरवाही थी तो उसकी क्या वजह थी। तो ज़ाहिर ये कोई अमल जो है इस तरह से नहीं होगा कि हमें 2-4 दिन में इसका पता चलेगा। माजी में जितनी भी इंक्वायरियाँ हुई वो इतने तवील अरसे तक होती है कि जब तक जो है मीडिया की तवज्जो उससे हट जाती है और फिर तासुर ये होता है कि उन पर कुछ नहीं हुआ। तो आप देखिए जितने भी जो मैं याद करता हूँ कि जो बड़े हादसे हुए तो उसकी फौरी तौर पर किसी की भी इंक्वायरी नहीं आई थी। अब ये मतलब मुतालबा करने में आसान बात है कि जी फौरन जो हो लोगों को जिम्मेदार लोगों को तयन किया जाए और फौरन जो है इंसाफ फराहम किया जाए, लेकिन हकीकी दुनिया में प्रैक्टिकली न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी इतनी जल्दी चीजें नहीं होती इस तरह के मामलात में। बहुत ज्यादा ब्लैक बॉक्स हो सकता है कि वापस जाए तैयारा साज कंपनी में, वो लोग उसको अपने पूरा एक फॉरेंसिक वो करें, टेस्ट करें, तो इसका कोई इजी सोल्यूशन नहीं हुआ है साहब बदकिस्मती से। और उसके लिए लोग जो हैं मेरे ख्याल में जो इस वक्त बड़ा लोग, मैं समझता हूँ कि इस पर ख्यालसाराई तो करनी नहीं चाहिए कि तैयारा टेक्निकल खराबी थी या लापरवाही थी। अभी पहला मरहला तो है कि जो लोग जख्मी हैं और जो लोग हलाक हुए हैं और जो लोग मतलब लवाहिकीन हैं उनको किस तरह से उनकी मदद की जाए, सहारा दिया जाए, और उसके बाद ये वाला जो प्रोसेस आप फरमाएंगे तो जरा तवील प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है, इसके आप हमें साथ ही रहेगा आमिर, एक छोटा सा ब्रेक बिल्कुल ब्रेक से पहले का वक्त कि हुआ इसके है। एक ह्यूमन ट्रेजेडी है इसके साथ जुड़ी हुई इस साने के साथ, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन का जाहिर। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया था कि इन्वेस्टिगेशन पे बाकायदा वाकई ऐसा होता है कि ना लवाहिकीन मुतमईन हो पाते हैं, देर बहुत लग जाती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लोग भूलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये तमाम की तमाम चीज़ें नाज़िर हम डिस्कस करते रहेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में अज़ान इशा का वक्त हुआ है, तो अज़ान सुनने की सादत हासिल करते हैं। Dedicated to the people of Pakistan, हम हैं one। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली मुश्किलात से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का तामीराती शोबे के लिए बड़ा टैक्स रिलीफ पैकेज, जिसके जरिए मुआशी सरगर्मियों की बहाली और तामीरात से मुंसलिक 40 मजीद सनतों को फायदा पहुँचने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पैकेज के तहत बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए फिक्स टैक्स निजाम, सीमेंट और स्टील के अलावा बिल्डिंग मटीरियल और डिविडेंड्स पर विदहोल्डिंग टैक्स की छूट, नए प्रोजेक्ट्स के लिए सरमाए के जराए पर कोई बाज पुर्स नहीं। इसके अलावा कम कीमत हाउसिंग पर फिक्स टैक्स में 90% कमी, ताकि हर पाकिस्तानी के लिए अपने घर का ख्वाब हकीकत बनाया जा सके। मराअत की मजीद तफसीलात और शराइत व ज़वाबित के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट FBR। Dedicated to the people of Pakistan, हम हैं one। Zong 4G की सुपर वीकली मैक्स ऑफर लगाएं और पाएं 30 GB तेज तरीन 4G इंटरनेट, बाशमूल 15 GB YouTube, सिर्फ 223 रुपए प्लस टैक्स में। तो अभी *220# मिलाएं। Zong 4G। Dedicated to the people of Pakistan, हम हैं one। इस साल भी ईद आएगी, मगर मुख्तलिफ अंदाज में मनाई जाएगी। इस ईद बाजार नहीं जाएंगे, मैं और ईमान पुराने कपड़ों को नया बनाएंगे। ईद गले मिलकर नहीं लेकिन मिलेंगे जरूर। इस ईद मुबारकबाद दिल पर हाथ रख कर दूंगा। और कुछ घरों में तो ईद बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। आपको ईद मुबारक। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ईद ऐसी भी गुजरेगी। ईद पर अपने इर्द गिर्द कोरोना के मरीजों को खुशियों का हिस्सा बनाना है, फासला रखना है, दूरियां नहीं, घर पर रहें, जिम्मेदार रवैये और पुख्ता इरादे से कोरोना के साथ अपनी पहली और आखिरी ईद को महफूज बनाएं। इस ईद यही कोरोना को रोकने का तरीका है। नाज़रीन, वेलकम बैक इन ट्रांसमिशन। हम बात कर रहे हैं उस अफसोसनाक हादसे के हवाले से। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा जो है
वो गिरकर तबाह हुआ है, आबादी के ऊपर गिरा है। इमदादी सरगर्मियों में भी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं और अवैस तौहीद हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया भी साथ में मौजूद हैं। रिजवान, जाहिर बात है कि जो सपहर की जो खड़कती धूप थी, गर्मी थी, उसके अंदर ये इमदादी कार्रवाई शुरू हुई। ये सानिया रोनुमा हुआ और उसके बाद जो है अब ये रात के जो साए हैं वो तूल पकड़ रहे हैं। और इस वक्त जो है वो पीआईए के CEO अरशद मलिक साहब जो हैं वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन जाहिर बात है कि इस टीवी पे ना बहुत जल्दी में होते हैं। उनको था कि बस फौरन अनाउंस करें। जो रात के जो साए हैं अब वो तूल पकड़ रहे हैं और गम और अलम में जो लिपटे हुए लवाकिन और लवाकिन के जो करीबी लोग हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, दोस्त हैं, हम सब हैं, पूरी कौम उनके गम में शरीक है। आमिर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा। ज़ाहिर बात है कि ह्यूमन ट्रेजेडी इतनी बड़ी और इन्वेस्टिगेशन तो ज़ाहिर बात है एक ऑनगोइंग प्रोसेस होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया। ये दूसरा है आपने कि बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है और ज़ाहिर है कि हमारे अल्फाज जो हैं और हमारा जो भी जज्बात हैं वो उन लवाकिन के लिए मरहम नहीं बन सकते, क्योंकि अभी भी बाज़ लोगों को हो सकता है कि वो कहते हैं छोटी सी उम्मीद हो, लेकिन उम्मीद होगी कि शायद कोई बच जाए उसके अंदर। और जिस तरह के भी हमने देखा कि मुर्दाना तौर पे 2 मुसाफिर बच चुके हैं, तो यकीनन बहुत सारों की इससे उम्मीद की किरण जली होगी। लेकिन ये जो गैर यकीनी सूरत हाल में रहना होता है वैसे ये बहुत खौफनाक होता है, इसकी भी एक अपनी तकलीफ है। और अभी जैसे मैं भी आपसे पूछना चाह रहा था कि इंसान नकवी साहब का हमें नहीं पता क्या हुआ, वो तो हम उनका नाम इसलिए ले रहे हैं कि उनसे वाकिफ है। उसी तरह और सारे मुसाफिर जाहिर उनके जाने वाले उसके प्यारे जाहिर बात है कि होंगे, खुदा उनकी मुश्किल आसान करे और जो बिल्कुल सही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अमर ज़िया साहब। और जाहिर बात है कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल, ये गम व अलम की सूरत हाल, इसके अंदर अब जब इंतज़ामिया अपना पूरा एक कंक्लूड करेगी, जिस तरह अभी CEO PIA जो हैं वो अरशद मलिक साहब वो अपना सारा डिटेल स्टेटमेंट देंगे, पूरी कौम इंतज़ार कर रही है। इसके साथ ही मेरे ख्याल में हम जी बिल्कुल नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त जो है ये वाला चंक अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तसल्ली तशफ़ियों के लिए, दुआओं के लिए। हाँ जी बिल्कुल, ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है, बिल्कुल अफसोस का इजहार भी करते हैं, दुख भी है। ट्रांसमिशन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है, न्यूज़ ब्रेक है। जैसे हम बता रहे हैं आपको कि CEO PIA अरशद मलिक साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस वक्त फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। खबरनामा अब आपसे शेयर करेंगे।